प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेथब खावा में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन लेके आए हैं, जो बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये टेस्ट सीरीज है, इसमें आप टेस्ट देके अपने स्कोर का पता कीजिए कि आप कितना नंबर अपने से ला पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टेस्ट देना है आप लोगों को। पहले हम एक बार आप लोगों को पूरे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन का आप हल कीजिए, हल करके उसके बाद मैं भी इसका हल करूँगा। आप हल से मिलान कीजिए और अपना स्कोर का पता लगाइए कि आप कितने सवाल को बना पाते हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं आप लोगों को सवाल। तो देख पा रहे हैं, ये हमारा सवाल है। आप धीरे धीरे सारे सवालों को देखते जाइए। कॉस पर पावर 4 थीटा माइनस साइन पर पावर 4 थीटा के बराबर है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा। 4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 टेन स्क्वायर थीटा का मान होगा। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः 25 cm स्क्वायर एवं 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उनकी संगत भुजा का अनुपात होगा। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब होगा। अगला क्वेश्चन है, एक गुब्बारे की ऊंचाई क्या होगी यदि धागे की लंबाई 100 मीटर हो और उन्नयन कोण 30 डिग्री है। किसी छड़ की लंबाई एवं उसकी छाया का अनुपात 1:√3 है, तो छड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण होगा। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि होगी। प्रथम 10 विषम संख्याओं का मध्यिका होगी। एक वृत्ताकार वलय की भीतरी एवं बाहरी त्रिज्या क्रमशः 7 cm एवं 10 cm है। वलय का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आंकड़ा दिया हुआ, इसका परिसर ज्ञात कीजिए। एक पासा फेंकने पर 4 आने की प्रायिकता क्या होगा। पाई का दशमलव प्रसार कैसा होता है। n घात वाले किसी बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है। समांतर श्रेणी दिया हुआ, इसका 12वां पद निकालिए। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है, उसे आप निकालिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए बिंदु 4 7 की x अक्ष से दूरी क्या होगी। बिंदु A0 एवं 0 A के बीच की दूरी क्या होगी। x निर्देशांक को क्या कहते हैं। साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री का मान क्या होगा। त्रिभुज ABC में AB बराबर 13 cm, BC बराबर 12 cm, AC बराबर 5 cm, तो कौन C बराबर क्या होगा। यदि 8 टेन थीटा बराबर 15, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान होगा। उस शंकु की तिरछी ऊंचाई क्या होगी जिसकी त्रिज्या 3 cm एवं तिरछी ऊंचाई क्या होगी जिसकी त्रिज्या 3 cm एवं ऊंचाई 4 cm हो। आर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले से काटे गए बड़े से बड़े शंकु का आयतन क्या होगा। किसी बेलन की ऊंचाई 14 cm एवं वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 264 cm स्क्वायर है, तो बेलन का आयतन होगा। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। यहाँ पर हम ऑप्शन बताएंगे आप लोगों को, 4 ऑप्शन बताएंगे। किसका निर्धारण आलेख द्वारा नहीं किया जा सकता, इसमें भी ऑप्शन हम बताएंगे। आयत के विकर्ण होते हैं। आयत के क्रमागत यानी आसन भुजा को मध्य बिंदु को मिलाने से क्या बनता है। समचतुर्भुज के क्रमागत भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से क्या बनता है। किसी चतुर्भुज के चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से क्या बनता है। ये सब थ्योरम है। ये फिर थ्योरम, ये ऑब्जेक्टिव इसका कैसे बनेगा। यहाँ पर फिगर देख रहे हैं, इसमें जो है त्रिभुज ABC का परिमाप निकालने के लिए कहा गया है। तो इस तरह से हम सारे सवालों को आपको दिखा दिए। अब हम एक एक करके सारे सवालों को हल करते हैं। तो देखिए, अभी जो है हमारा सवाल क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। कॉस पर पावर 4 थीटा माइनस साइन पर पावर 4 थीटा, इसका बराबर क्या होगा, यानी इसका मान क्या होगा। तो देखिए, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो ऐसे लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो अब देखिए, ये कौन सा सूत्र है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार ये जुड़ जाएगा, एक बार ये घट जाएगा। तो जोड़ देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, और एक बार घटा देते हैं तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप सूत्र पढ़े हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र कितना होता है, 1 गुना। अब इसको अब तोड़िए तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
अब देखिए इसको 1 से गुना करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस से 1 को गुना करेंगे -1 और माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जुट के क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 और ये हमारा होगा आंसर। तो अब आप मिलान कर सकते हैं ऑप्शन नंबर से। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो अब देखिए ये सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर थीटा के जगह पर 60 डिग्री, यहाँ पर भी थीटा के जगह पर क्या है 60 डिग्री। तो इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा 1 होगा। अब देखिए अगला 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 4 सेक स्क्वायर थीटा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन 4 सेक स्क्वायर थीटा -4 टेन स्क्वायर थीटा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तब देखिए यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे तोड़ेंगे। 4 सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 + टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 + टेन स्क्वायर थीटा और ये ज्यों का त्यों इधर छोड़ देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए गुना करेंगे 4 गुना 1 4। अब 4 गुना टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 4 टेन स्क्वायर थीटा और इधर -4 टेन स्क्वायर थीटा तो है ही। अब देखिए ये 4 टेन स्क्वायर थीटा 4 टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा आंसर क्या 4 बचेगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कहता है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः 25 cm स्क्वायर एवं 36 cm स्क्वायर है, उसकी संगत भुजाओं का अनुपात निकालने के लिए कहता है। यानी दो समरूप है जिसके क्षेत्रफल जो है 25 cm और 36 cm है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जैसे एक उदाहरण ले लीजिए कि ये एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो एक थ्योरम प्रूव्ड हम कर चुके हैं पहले। क्या थ्योरम प्रूव्ड किए हैं समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भुजा और क्या हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कितना 25, इसका कितना दिया हुआ है 36 और यहाँ पर भुजा तो यहाँ पर लिख दीजिए कुछ भी भुजा का मान दे दीजिए XY दे दीजिए, कुछ भी मान लेते हैं x/y का होल स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर इधर आके रूट में बदल जाएगा, ये स्क्वायर इधर आके क्या बदल जाएगा रूट में, क्या हो जाएगा 25/36 और क्या हो जाएगा ये x/y। हम कुछ भी मान लेते हैं XY AB BC कुछ मानेंगे। 25 का वर्गमूल क्या होगा 5, 36 का वर्गमूल क्या होगा 6 बराबर क्या हो गया x/y। तो देखिए इसका ऑप्शन चाहे तो ऐसे होगा 5:6 होगा, तो या तो हाँ 5:6 में ही इसका आंसर होगा। एक दिन और बताए थे कि यदि क्षेत्रफल दिया हुआ रहे तो भुजा निकालने के लिए कहे तो कलम नहीं उठाना है, सिर्फ जो दिया हुआ है 25 और 36 ये दोनों का क्या करना है इसका वर्गमूल निकाल देना है, इसका वर्गमूल निकाल देना है और अनुपात में बदल देना है। जैसे यहाँ पर 25/36 है तो 25/36 को हम वर्गमूल निकाले तो 5/6, 5/6 को अनुपात में बदल दिए। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब होगा। 12 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है। तो देखिए हम यहाँ पर फिगर बना रहे हैं 12 सेंटीमीटर, ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12 समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर एक हम शीर्षलंब डाल देंगे। अब देखिए शीर्षलंब क्या करता है भुजा को समद्विभाजित कर देता है। तो यहाँ से यहाँ क्या होगा 6 cm, यहाँ से यहाँ क्या होगा 6 cm, यहाँ से यहाँ भी क्या होगा 6 cm, आधार 6 cm हो जाएगा। ठीक है, पूरे आधार यानी कि यहाँ से यहाँ 12 है तो ये 2 भागों में बढ़ जाएगा। अब हमको ये निकालना। अब देखिए ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ये क्या है कर्ण है, कर्ण बराबर कितना cm, कर्ण बराबर 12 cm, कर्ण बराबर कितना cm है 12 cm, आधार बराबर कितना cm है 6 cm। तो लंब निकालना है। तो लंब बराबर आप सूत्र पढ़ें क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण हमारा क्या है 12, क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तो बराबर है 44 से 6 का 36।
अब इसमें घटा दीजिए, 14 में 6 गया 8, यहाँ बचा 13, 13 में 3 गया तो 108। अब 108 का वर्गमूल निकालना होगा। चलिए इसका वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से हम निकालते हैं। 108 में 2 से भाग दे दिया 54, 2 से भाग दिए 27, 27 3 9 27, 3 तिया 9, 3 का 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 और 2 निकल जाएगा, यानी 3 है 3 बार और 2 है 2 बार, तो एक 3 निकल जाएगा, एक 2 निकल जाएगा, यानी 6√3 होगा। ये कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 6√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए हम लेते हैं अगला क्वेश्चन 5 नंबर लेते हैं 6। अब देखिए 6 नंबर में क्या कहता है, एक गुब्बारे की ऊंचाई क्या होगी। यहाँ पर प्रश्न 6 नंबर क्या कहता है कि एक गुब्बारे की ऊंचाई क्या होगी यदि धागे की लंबाई 100 मीटर एवं उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक गुब्बारे की ऊंचाई क्या होगी यदि धागे की लंबाई 100 मीटर और उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो चलिए देखिए इसका पहले हम फिगर बनाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर देखिए ये धागा है, ये धागे की लंबाई है, ये क्या है, धागा है, ये उन्नयन कोण कितना डिग्री बनाता है, 30 डिग्री। ये निकालने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है, यहाँ पर गुब्बारा है, गुब्बारे की ऊंचाई निकालने के लिए कहता है। तो यहाँ पर देखिए ये समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पर क्या करना हमको, ठीक है, धागा लिखा हुआ है, धागा कितना है, धागे की लंबाई 100 मीटर है। तो यहाँ पर धागे की लंबाई कितना है, 100 मीटर है। चलिए अब देखिए हमको यहाँ P निकालना है, H दिया हुआ, P निकालना है, H दिया है। तो यहाँ पर हम H बराबर लिख देते हैं 100 मीटर, थीटा बराबर 30 डिग्री, ठीक है, और P बराबर वाट यानी ऊंचाई। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर P/H। देखिए अब यहाँ साइन 30 डिग्री का हम मान बैठाएंगे, साइन 30 डिग्री बराबर P/H, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, हमको तो P निकालना है, P रखेंगे, H बराबर हमारा कितना है, 100 मीटर। अब क्या करेंगे, वज्र गुणन करेंगे, तो क्या होगा 2P, कितना होगा 2P, 2P बराबर कितना हो जाएगा 100, तो P बराबर कितना हो जाएगा 100/2, यानी P बराबर यानी लंब यानी 50 मीटर। गुब्बारा कितना ऊपर में उड़ रहा है, 50 मीटर ऊपर उड़ रहा है, ये लंब हो गया, ये लंब लंब हमने निकाल दिया। तो गुब्बारा कितने ऊपर में उड़ रहा है, 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी छड़ की लंबाई उसकी छाया का अनुपात 1:√3 है, तो छड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण ज्ञात करें। देखिए इसको हम बनाते हैं फिगर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, 6, ये है क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। एक छड़ है और ये उसकी छाया है, ये छड़ है, ये क्या है, छड़ है, और ये इसकी छाया है, और इसका अनुपात दिया हुआ है, छड़ और छाया का अनुपात दिया हुआ है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि इसका उन्नयन कोण कितना होगा, यानी ये P है, ये H है, ये B है। तो यहाँ पर P/B जो है दिया हुआ है 1/√3, ठीक है। तो थीटा कह रहा है निकालने के लिए, यानी उन्नयन कोण थीटा बराबर वाट कह रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर थीटा बराबर, यहाँ पर P और B लिया जा रहा है, P और B, तो टेन थीटा होगा, टेन थीटा बराबर 1/√3। अब देखिए टेन थीटा, टेन में किसका मान 1/√3 होता है, तो टेन 30 डिग्री का होता है, टेन 30 डिग्री, टेन और टेन क्या हो जाएगा, कैंसिल, और थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और ये हमारा होगा आंसर, यानी उन्नयन कोण कितना डिग्री निकलेगा, 30 डिग्री निकलेगा। चलिए अब क्या है, अगला क्वेश्चन है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। अब चलिए 8 नंबर, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, कितना रेडियस है, R बराबर 7 सेंटीमीटर, इसका परिधि निकालने के लिए कहता है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है 2πr। तो 2π का मान 22/7, त्रिज्या कितना है 7, 7 और 7 कटा दीजिए, 22 दूनी कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 सेंटीमीटर, इसका आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं की मध्यिका होगी। तो विषम संख्या आप जानते हैं कहाँ से स्टार्ट होता है, विषम संख्या 1 से स्टार्ट होता है। विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11,
13, 15, 17, 19, 21। गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ तक ही पुर जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब देखिए इसमें से क्या करना है, यहाँ से 3 अंक हटा दिए तो इधर से भी 3 अंक हटा दिए। इधर हम 4 ले लेते हैं तो इधर भी हम 4 ले लेते हैं। ठीक है। अब देखिए इसका सरल तरीका है, इधर से और इधर से समान संख्या को हटा दीजिए। माध्यिका का मतलब होता है बीच मान, बीच का मान। माध्यिका का मतलब क्या होता है, बीच का मान। ठीक है। तो यानी कि ये अब 9 और 11, 9 11 दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है। 9 जोड़ 11 बटा 2 यानी 20/2, और 20/2 का मतलब ये 10 हमारा आंसर होगा। ठीक है। ऐसे ये सम संख्या है। ठीक है। ये यानी कि गिनती करने के बाद n जो है सम संख्या, विषम संख्या है, लेकिन यहाँ पर विषम संख्या 10 है तो n बराबर 10 हो जाएगा। और इसका सूत्र क्या है, n/2 वहाँ पद जोड़ n/2 + 1 वहाँ पद और बटा क्या है 2 है। तो यहाँ पर 10 है तो 10/2 वहाँ पद, और फिर क्या हो जाएगा 10/2 + 1 वहाँ पद और बटा 2। तो 10 में 2 से भाग दे दीजिए तो क्या हो जाएगा 5वां पद, और 10 में 2 से भाग दे दीजिए 5 और 1 क्या हो जाएगा 6वां पद, और फिर बटा क्या हो जाएगा 2। अब देखिए ये 5वां और 6वां है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6। इधर से गिनिए 1 2 3 4 5 6। अब किधर से भी गिनेगा, ये 5वां ये छठा है, ये 5वां है, ये 5वां ये छठा है, ये 5वां ये छठा। ठीक है। इधर से 5 तो इधर से 6, इधर से 6 तो इधर से 5। ठीक है। अब जिधर से गिनेगा तो इस तरह से 5वां पद और छठे पद दोनों को जोड़ के 5वें पद छठे पद को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। लेकिन इतना लंबा चौड़ा आपको नहीं करना है, दोनों तरफ से जो है देखना है कि बीच में कितना है। तो जब 10 संख्या है तो 4 4 दोनों तरफ से हटा देंगे, बीच में क्या बचेगा 2 संख्या, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। तो ये था हमारा अगला क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अब है एक वृत्ताकार वलय की भीतरी एवं बाहरी त्रिज्या, एक वृत्ताकार वलय की भीतरी एवं बाहरी त्रिज्या 7 cm एवं 10 cm है तो वलय का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है। तो चलिए देखिए बताते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर लो, ये हमारा वलय है, देखिए ये है और ये वलय इसको बोलते हैं। ये जो बीच का भाग जो है इसको बोलते हैं वलय। अब देखिए इसका बड़ी आर कितना है 10 cm। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या कितना है 10 cm, और छोटी आर जो है, ये छोटी आर जो है ये 7 cm है। कितना cm है 7 cm। एक बार फिर से देख लेते हैं। बाहरी त्रिज्या भीतरी एवं बाहरी त्रिज्या, भीतरी 7 cm है और बाहरी कितना है 10 cm। तो वलय का क्षेत्रफल, तो देखिए वलय का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्या होता है वलय का क्षेत्रफल। वलय यहाँ पर देखिए कैपिटल आर बराबर 10 cm और स्मॉल आर बराबर 7 cm। तो वलय का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई r² - r²। तब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार ये दोनों को जोड़ देंगे, क्यों a + b × a - b के सूत्र पर है, और एक बार क्या करेंगे घटा देंगे। पाई का पाई ही रहने दीजिए, तो एक बार दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 10 + 7, और एक बार घटा दीजिए तो 10 में 7 चला जाएगा, 10 में 7 घट जाएगा। उफ सॉरी क्या लिख दिए, 10 में 7 घट जाएगा। तो ये पाई और 10 × 10 + 7 क्या हो जाएगा 17, और 10 में 3 घट जाएगा तो 10 में 3 घट जाएगा, 10 में 7 घट जाएगा तो 3, 17 कितना हो जाएगा 51 पाई cm²। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आंकड़े 8 10 15 6 5 25 30 का परिसर निकालने के लिए कह रहा है। आंकड़े का परिसर निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए आंकड़े का परिसर का सूत्र क्या होता है, उच्चतम मान घटा निम्नतम मान। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन है 30, सबसे बड़ा कौन है 30, और सबसे छोटा कौन है 5। तो 30 में हम 5 घटा देंगे। परिसर बराबर उच्चतम मान घटा निम्नतम मान होता है, उच्चतम मान घटा निम्नतम मान। तो चलिए हम सूत्र लिख के आपको बता रहे हैं। परिसर बराबर क्या होता है, परिसर बराबर उच्चतम मान घटा निम्नतम मान। तो अब देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है 30, सबसे छोटा कौन है 5, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 25। अब एक बार फिर से देख लीजिए, सबसे बड़ा कौन है 30, सबसे छोटा कौन है 5, तो 30 में 5 घटा दिए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 25। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 25।
अब देखिए दूसरा क्या है, एक पास से फेंकने पर 4 आने की प्रायिकता। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्या कहता है, एक पास से फेंकने पर 4 आने की प्रायिकता। तो देखिए अब यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन हम बनाते हैं। पासे में कुल कितने संभव परिणाम होते हैं? कुल संभव परिणाम 6 होते हैं। पासे में कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या, तो कुल संभव परिणाम 6 होते हैं। कुल परिणामों की संख्या 6। अनुकूल परिणाम, इस पर 4 का हरा निकलने के लिए 4 की प्रायिकता, तो 4 एक ही बार होता है। अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 1, यानी कि 4 एक ही बार है। ठीक है, पासे में 4 एक ही बार है, तो इसका प्रायिकता का हरा निकालना है। तो हम डायरेक्ट इसका लिखेंगे। सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम हमारा कितना 1, कुल संभव परिणाम हमारा कितना 6। तो ये सब क्वेश्चन जो है बिना कलम उठाए, इतना बिना लिखे बना सकते हैं। हम तो आपको समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं। कुल संभव परिणाम जान रहे हैं, पासे में 6 होते हैं और 4 एक ही बार होता है, तो 1/6 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 नंबर में क्या क्या, पाए का दशमलव प्रसार होता है। पाए का दशमलव प्रसार होता है, तो पाए जो है एक अपरिमेय संख्या है। पाए एक क्या है, अपरिमेय संख्या, तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा अशांत होगा। पाए जो है एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर कभी कभी पाए पूछा जाता है, पाए है, तो पाए एक अपरिमेय संख्या है। कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? अशांत। कैसा होता है इसका दशमलव प्रसार? अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती होता है। तो ये हमारा आंसर होगा। कहीं कहीं ये लिखा रहेगा, कहीं कहीं ये लिखा रहेगा। अब जो ऑप्शन में रहेगा वही आप लिखिएगा। किसी ऐसा में रहेगा कि पाई क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या। यहाँ पर पूछा है पाई का दशमलव प्रसार होता है, तो इसका आंसर होगा अशांत अनावर्ती। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एन घात वाले किसी बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है। एन घात, मान लिया जाए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एन घात, जैसे मान लिया जाए एक्स क्यू, सबसे एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर, कुछ भी हम ले लेंगे। ठीक है, तो इस बहुपद का अधिकतम घात 3 है। ठीक है, तो इसी को बहुपद का घात कहते हैं, एन घात वाले। तो यानी कि बहुपद किस घात का ये बहुपद है, तो ये तीसरे घात का बहुपद है। तो इसमें अधिकतम शून्य की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। अधिकतम जितने घात का बहुपद होता है वही उसका अधिकतम शून्यक होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? अधिकतम शून्यक की संख्या क्या हो जाएगा? 3। तो यहाँ पर उस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एन, इसमें क्या कह रहा है? एन घात वाले किसी बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है, तो यहाँ पर एन होगा आंसर। इसका आंसर क्या होगा? 13 नंबर का आंसर होगा एन। एन शून्य की संख्या क्या होगा? एन। चूंकि एन घात का बहुपद है तो शून्य की संख्या भी क्या होगा? एन होगा। उदाहरण के तौर पर हमने समझाया, जैसे 4 घात वाले बहुपद होगा तो उसका अधिकतम शून्य 4 होगा। 5 घात वाला बहुपद होगा तो उसका अधिकतम शून्य की संख्या 5 होगा। ठीक है, निम्नतम की नहीं बात कर रहे हैं हम, अधिकतम की बात कर रहे हैं, इसलिए अधिकतम आपको याद रखना था। यहाँ एन घात वाले बहुपद का अधिकतम संख्या शून्य का एन ही होगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? समांतर श्रेणी 5, 9, 13, 17 का 12वां पद होगा। 5, 9, 13, 17 का 12वां पद पूछा जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बहुपद हमारा क्या है? समांतर श्रेणी है। 14 नंबर क्वेश्चन, समांतर श्रेणी क्या है? 5, 9, 13, 17। इसका कितना पद पूछा जा रहा है? 12वां पद। तो हम निकालेंगे इसको। a बराबर 5, d बराबर 9 - 5 बराबर 4, n बराबर 12। तो हम लोग सूत्र पढ़े हैं, क्या सूत्र पढ़े हैं? an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी। ए बराबर कितना है? 5 प्लस n कितना है? 12 घटा 1 इंटू डी कितना है? 4 है। तो 5 जोड़ 12 में 11, 11 चौक 44, और 44 में 5 जोड़ जाएंगे 49 हमारा होगा आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल होता है। देखिए इसका सूत्र हम पढ़ा है। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल का सूत्र होता है, ये सूत्र है एन स्क्वायर। क्या होता है? एन स्क्वायर। जैसे आप उदाहरण के तौर पर इसको समझा रहे हैं, जैसे यहाँ पर आप विषम संख्या 3 ठो ले लीजिए, 1, 3, 5। ठीक है, अब इसका आप जोड़ कीजिए, तो यहाँ पर कितने, एक ठो और लेते हैं, 1, 3, 5, 7 लेते हैं। विषम संख्या कितना है? 4। इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, सब में आप जोड़ लगा दीजिए,
जोड़ दीजिए। तो देखिए 4 चौक 16 होगा। अब यहाँ जोड़ के देखिए 7 5 12 3 15 1 क्या होगा 16। अब 5 तो विषम संख्या ले लीजिए, 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9। तो यहाँ पर कितने विषम संख्या 5, 1 2 3 4 5। इसका सिर्फ हम 5 का स्क्वायर कर देंगे, जितना विषम संख्या उसी का स्क्वायर करेंगे। हम संख्या को गिन के स्क्वायर करेंगे और फिर जोड़ के आप देखिए मिलान करके 5 है 25 होता है या नहीं होता। 9 7 16 16 5 21 21 3 24 24 1 25। तो इसीलिए जो है प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल का सूत्र होता है n स्क्वायर। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल का सूत्र होता है n स्क्वायर। आप इसको अच्छी तरह से याद रखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन क्या कहता है, बिंदु 4 7 की x अक्ष से दूरी पूछा जा रहा है। तो पहले आप देखिए यहाँ पर 4 7 लिखा है, 4,7। तो 4 को हम लोग क्या कहते हैं, पहले वाले को भुज कहते हैं और दूसरे वाले को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। पहले वाले को भुज, दूसरे वाले को क्या कहते हैं, कोटि। यहाँ पर देखिए लिखा है x अक्ष से दूरी। x अक्ष से दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। x अक्ष से दूर, इसका एक वीडियो भी पहले अपलोड किया हूँ। जैसे अपने घर से आप दूर जा रहे हैं तो दोस्त के यहाँ जाएंगे, दोस्त का घर का नाम क्या है, वाई अक्ष। यानी x अक्ष से दूर जा रहे हैं वाई अक्ष, और वाई अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो यहाँ पर जो है x अक्ष से दूरी पूछा है, तो यानी y अक्ष पूछ रहा है, और y बराबर यहाँ पर कितना है, 7 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, तो 16 नंबर क्वेश्चन है, बिंदुओं A0 0 एवं 0A के बीच की दूरी क्या होगी। तो देखिए इसको बनाते हैं। तो देखिए डिस्टेंस फार्मूला से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पर एक बिंदु है A, इसका नाम क्या, इसका निर्देशांक क्या है, 0 A0। यहाँ पर एक बिंदु है B, इसका नाम क्या है, 0A। तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये क्या हो जाएगा, x2 y2। अब आप डिस्टेंस फार्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। क्या पढ़े हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। आप प्लस क्या पढ़े हैं, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए x2 हमारा क्या है, 0। x2 हमारा क्या है, 0। x1 हमारा कितना है, a, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए y2, यहाँ y2 क्या है, a, y2 क्या है, a, और माइनस y1 क्या है, 0, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार फिर आप देख लीजिए, ए बी ले लिए, ए का निर्देशांक कितना, बी का निर्देशांक, इसके बीच की दूरी ले लिए, ए और बी के बीच की दूरी ले लिए। तो x1 y1, इसको लिखते हैं x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला का सूत्र है, आपको याद होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस ए का होल स्क्वायर। अब प्लस यहाँ पर ए में 0 घटाएंगे तो क्या होगा, प्लस ए का होल स्क्वायर। तो अब देखिए ए माइनस में रहे या प्लस में रहे, लेकिन स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर। तो फिर ये क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर। अब देखिए इसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो क्या होगा, √2 इंटू ए का वर्गमूल क्या होगा, a, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्या कहता है, एक्स निर्देशांक को क्या कहता है। अभी तो तुरंत हम बताएं कि एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं और वाई निर्देशांक को कोटि कहते हैं। तो यहाँ पर एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, भुज। एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 17 नंबर क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री। तो इसको तो बनाना होगा। चलिए हम इसको बना के दिखा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर 50 डिग्री जोड़ साइन स्क्वायर 40 डिग्री। किसी एक को जो है 90 माइनस थीटा पर तोड़ दीजिए। चलिए इसको हम तोड़ते हैं, 90 माइनस 40, 90 माइनस 40, साइन स्क्वायर 90 माइनस 40, और इसको ज्यों का त्यों रहने दीजिए। तो 90 में 40 घटेगा, 50 बचेगा। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 40, यहाँ पर साइन स्क्वायर का हम नहीं जानेंगे, हम यहाँ पर ये देखेंगे साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर भी देंगे। कॉस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री। अब देखिए ये सूत्र है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों का थीटा जो है 40 है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा, 1 होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 17 नंबर। अब देखिए 17 नंबर में क्या, ए बी सी में ए बी बराबर 13, बी सी बराबर 12, ए सी बराबर 5, सी हमें तो कौन सी का मान ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी।
ABC। देखिए अब यहाँ पर क्या कहता है, AB बराबर 13 cm, AB बराबर 13 cm, BC बराबर 12 cm, AC बराबर 5 cm। देखिए AB बराबर ये 13 cm, BC कितना है 12 cm, BC ले लिया हम 12 cm, और फिर AC बराबर कितना कहता है 5 cm। तो देखिए यहाँ पर आप त्रिभुज बनाइए या ना बनाइए उससे कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर इसको समकोण त्रिभुज के आधार पर तोड़ना है। जो सबसे बड़ा होगा उसी को कर्ण मानेंगे, जो सबसे बड़ा होगा उसको क्या मानेंगे, कर्ण। तो हम लोग क्या पढ़ें, कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर कर्ण हमारा कितना है 13, 13 का स्क्वायर। अब इसमें से आप लंब को आधार 12 का स्क्वायर पहले लिखिए, 5 का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 12 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर, 13 कितना होता है 69 से, बराबर 44 से, 5 है 25। अब देखिए जोड़ने के बाद कितना होता है 169, ये भी होता है 169। तो देखिए इसका क्या नियम है कि सब कर्ण जो होता है सबसे बड़ा हो जाता है, कर्ण क्या होता है सबसे बड़ा हो जाता है। अब जो है यहाँ पर फिगर का ज़रूरत है, पहले फिगर का ज़रूरत नहीं था, पहले इसको चेक करना था कि ये समकोण त्रिभुज का भुजा है या नहीं है। तो हमने चेक कर लिया, देख लिया समकोण त्रिभुज का ये भुजा है। अब हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे और देखिए क्या कहता है कि कौन सी कितना होगा। तब देखिए यहाँ पर 13 जो है ये कर्ण है, कर्ण के सामने वाले जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण होता है। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, कौन सी बराबर 90 डिग्री होगा, कौन सी बराबर कितना होगा 90 डिग्री। जब इस तरह का सवाल आपको दिया रहे तो आप पहले क्या कीजिएगा, सबसे बड़े को कर्ण और ये दोनों को लंब या आधार, आधार या लंब मान के, और कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर पर चेक कीजिएगा। यदि दोनों बराबर हो जाता है समझिए एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़े भुजा के सामने का कोण 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पर 90 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, 8 tan थीटा बराबर 15। क्या कहता है 8 tan थीटा बराबर 15, 8 tan थीटा बराबर 15। तो निकालना हमको, निकालने क्या कहता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, निकालने क्या कहता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो चलिए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये देखिए tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर 15/8 हो जाएगा। क्यों, ये 8 गुना में इधर के भाग लग गया, ये हमारा क्या है P, ये हमारा क्या है B। तो हमको क्या निकालना है H बराबर सूत्र क्या होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब देखिए P कितना है 15 का होल स्क्वायर, B कितना है 8 का होल स्क्वायर, 15 15 225, 8 8 64, जोड़ दीजिए तो 289, 289 का वर्गमूल कितना होता है 17। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा क्या करना है, हमको निकालना है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर P/H, P हमारा 15/17। अब है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है B/H, B बराबर हमारा कितना है 8/17। तो 15 अब यहाँ पर मान बैठा दीजिए, ठीक है, कॉस थीटा और साइन थीटा का मान निकल गया, तो यहाँ पर बैठा दीजिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का कितना आया 15/17, इसका कितना आया 8/17, 15 में 8 घटा दीजिए तो 7/17। चूँकि यहाँ पर लघुत्तम बराबर है तो 7/17 होगा इसका सही। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस शंकु की तिरछी ऊंचाई क्या होगी जिसकी त्रिज्या 3 cm एवं ऊंचाई 4 cm है। तो पहले देखिए अब एक शंकु का फिगर बनाइए। तो शंकु का फिगर हमने बना दिया, इसमें क्या कह रहा है त्रिज्या, त्रिज्या इसको कहते हैं त्रिज्या, त्रिज्या कितना है 3 cm, ये ऊंचाई है, ऊंचाई कितना cm है 4 cm। यहाँ पर देखिए त्रिज्या जो है, ऊंचाई जो है त्रिज्या पर लंब होता है, इस बात का आप ध्यान में रखिएगा। तो ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में कर्ण निकालने के लिए कहता है, तो हम बिना कलम उठाए इसको बना देंगे। 4 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 4 चौक 16 जोड़ 3 तिया 9, 16 9 कितना होता है 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, आंसर। मैंने इसको समझाने के लिए कलम उठा के बना दिया, लेकिन यहाँ पर अब देखिए ये लंब है, ठीक है, ये कर्ण है, तो कर्ण है तो ये लंब है और ये आधार है। तो यहाँ पर एल निकालने कहता है, त्रियक ऊंचाई को हम लोग एल कहते हैं यहाँ पर, लेकिन समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण का काम करता है। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब क्या कहता है देखिए, आर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले से काटे गए बड़े से बड़े शंकु का आयतन क्या होगा। तो अब देखिए इसके लिए भी आपको फिगर बनाना होगा समझने के लिए। तो सबसे पहले एक आर त्रिज्या वाला एक अर्धगोला हम बना लेते हैं,
देखिए ये मैंने अर्धगोला को बना लिया। इससे कहता है कि आर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले से काटे गए बड़े से बड़े शंकु का आयतन, यानी कि इससे बड़ा शंकु आप कितना निकाल सकते हैं। तो देखिए इससे शंकु यहाँ से यहाँ मिला दीजिए और यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, ठीक है। अब देखिए यही हमारा शंकु बनेगा, ये हमारा क्या बनेगा, शंकु बनेगा ये, ठीक है। तो इस शंकु का आयतन निकालने के लिए कहता है। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ ये क्या है, हमारा अर्धगोला का व्यास है, अर्धगोला का ये क्या है, व्यास है, और ये हमारा अर्धगोला का क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। ये अर्धगोला का क्या है, त्रिज्या है। तो अब यहाँ पर देखिए शंकु का आयतन निकालने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर आप सूत्र पढ़े हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए यहाँ पर 1/3 पाई, अब देखिए आर तो इसका यही है, ठीक है, आर यही है, ठीक है ना। तो ये यानी व्यास है यहाँ से यहाँ, तो ये तो त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या। और आप जानते होंगे कि अर्धगोले की ऊंचाई जो होता है वो त्रिज्या के बराबर होता है, अर्धगोला का ऊंचाई जो होता है वो त्रिज्या के बराबर होता है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच के जगह पर हम क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर क्यू बटा 3, पाई आर स्क्वायर और यहाँ पर 1 है, दोनों पावर जुड़ जाएगा, तो पाई आर क्यू बटा 3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। जो होगा आर क्यू या जो सेंटीमीटर में है मीटर में है चलेगा, तो पाई आर क्यू बटे 3 हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है किसी बेलन की ऊंचाई 14 cm तथा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 264 cm है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए कहता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, एक बेलन है, तो हमने एक बेलन का फिगर बना दिया, ठीक है। अब किसी बेलन की ऊंचाई 14 cm है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 14 cm, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 264 दिया है, 264। चलिए इसको बनाते हैं। इसकी ऊंचाई h बराबर दिया है 14 cm, क्या दिया है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 264 सेंटीमीटर। तो निकालने के लिए क्या कह रहा है, आयतन। तो पहले अब देखिए आयतन बराबर हुआ, देखिए इसमें क्या नियम है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है, तो इसी सूत्र से हम आगे बढ़ेंगे। जो चीज़ दिया हुआ रहता है, जो चीज़, उसी चीज़ से हम आगे बढ़ते हैं, उसी सूत्र का हम यूज करते हैं। तो यहाँ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। देखिए ये दिया हुआ हमारा क्या, 264, 2 गुना 22/7 गुना आर गुना 14, हमको आर निकालना है यहाँ से। तो देखिए ये कट जाएगा, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 264 बराबर 88 गुना आर। अब देखिए ये गुना में इधर आके भाग लग जाएगा, 264 बटे 88 बराबर आर। इसको कटा दीजिए 44 से, इसको कटा दीजिए 132 से, फिर इसको कटा दीजिए 22 से, इसको कटा दीजिए 2 छक्का 12 66, ठीक है, और 22 दिया 66, नहीं कट गया, एक के बार में कट जाएगा। आर बराबर 3 cm, आर बराबर कितना हो जाएगा, 3 cm, 3 अट्ठे, हाँ ऐसे ही कट जाता, आर हमारा 3 cm। अब देखिए हमको क्या निकालना है, बेलन का आयतन, क्या निकालना है, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई बराबर कितना, 22/7, आर बराबर कितना, 3 गुना ऊंचाई कितना है, 14, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, और 22 गुना 18, 18 दूनी 36, और 36 3 39, 396 cm की इसका होगा आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या, स्पर्श रेखा और वृत्त के उपनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, इसको स्पर्श बिंदु कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। तो क्वेश्चन नंबर 22 में स्पर्श रेखा, जैसे देखिए बता रहे हैं ये स्पर्श रेखा है, क्या कहता है, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को। तो ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है, ठीक है, और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु है, यहीं पर इस वृत्त के इसी बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं, स्पर्श
बिंदु। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा स्पर्श बिंदु। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? कहता है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? वो ये तो सूत्र पूछा हुआ है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या कहता है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। देखिए इसमें ऑप्शन दिया रहता है। इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति के पहले आप माप कौन कौन है उसको जानिए। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप होते हैं। कितने माप होते हैं? लिख देता हूँ यहाँ पर। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप 3 माप होते हैं। क्या क्या माप होते हैं? माध्य, आप पढ़े हैं। दूसरा क्या होता है? मध्य का। तीसरा क्या होता है? बहुलक। यही 3 माप होते हैं। अब आप क्या आप जो देखिएगा किसी परीक्षा में लिखा रहेगा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो माप नहीं है तो ये तीनों माप होता है। इसके अलावा यदि कोई चीज़ रहता है तो आप उसको लिखिएगा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं होता। यदि इसमें से 3 ऑप्शन यानी ए, ये बी, ये सी और डी में लिखा हुआ रहे कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर वही वाला आप दीजिएगा, टिक मारिएगा, इनमें से कोई नहीं। यानी प्रवृत्ति केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है तो माध्य भी है, मौलक मध्यिका भी है और बहुलक भी है, लेकिन इनमें से कोई नहीं। यही ऑप्शन आपका होगा सही। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किसका निर्धारण नहीं किया जा सकता है? किसका निर्धारण आलेख द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो देखिए यहाँ पर यही सवाल है। कौन सा सवाल है? यहाँ पर माध्य, मध्यिका, बहुलक, इसी तीनों के बारे में पूछा जा रहा है कि किसका निर्धारण जो है आलेखीय विधि द्वारा नहीं किया जा सकता, यानी किसका आलेख नहीं बनता है? तो माध्य का आलेख नहीं बनता है। माध्य, इसका सही आंसर क्या होगा? माध्य का आलेख नहीं बनता है। ठीक है, और बाकी बात सबका आलेख द्वारा आलेखीय निरूपण सबका किया जा सकता है। यानी मध्यिका रहेगा, बहुलक रहेगा, तो ये दोनों को आलेखीय विधि से हम हल कर सकते हैं, लेकिन माध्य का आलेख निरूपण नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का 25 नंबर का सही जवाब क्या होगा? माध्य। ठीक है, अब क्या है? अगला क्वेश्चन है कि आयत के विकर्ण होते हैं। आयत के विकर्ण होते हैं। आप इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा। ये 9th क्लास का है, लेकिन क्लास 10th में ये कभी कभी पूछा जाता है। तो आयत के विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तब क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 26 की क्या होगा? आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है, या समान, जो रहे बराबर या समान। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या कहता है? क्या कहता है कि आयत के कर्मागत या आसन भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनता है। तो देखिए इसको मैं फिगर के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। ये भी क्लास 9th का क्वेश्चन है। तो ये हमारा आयत है, ये हमारा क्या है? आयत। देख रहे हैं? अब इसके मध्य बिंदु, कर्मागत मध्य बिंदु, ये सब मध्य बिंदु है। ठीक है, इसका नाम मैं देता हूँ ABCD। इसको मिला दीजिए। ठीक है, इसको क्या कीजिए? मिला दीजिए। नाम दे दीजिए PQRS। तो आयत के मध्य बिंदु को जब कर्मागत भुजाओं के मध्य बिंदु को यदि मिलाया जाता है तो ये समचतुर्भुज बनता है। क्या बनता है? समचतुर्भुज बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर पूछा गया है आयत के कर्मागत भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनता है तो समचतुर्भुज बनता है। अब है कि समचतुर्भुज के कर्मागत भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाए, जस्ट उल्टा। जब समचतुर्भुज के कर्मागत भुजाओं को मिलाया जाएगा, ठीक है, तो आयत बनेगा। आयत के कर्मागत भुजाओं के मध्य बिंदुओं के मिलाने से समचतुर्भुज बनता है, और समचतुर्भुज के कर्मागत भुजाओं के मिलाने से क्या बनता है? आयत बनता है। तो ये हमारा 28 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा। अब चलिए देखते हैं हम 29 नंबर। 29 नंबर में क्या कहता है कि किसी चतुर्भुज के चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से क्या बनता है? तो फिगर तो जस्ट इसी तरह रहेगा कि किसी चतुर्भुज के चारों भुजाओं के मध्य बिंदु के मिलाने से क्या बनता है? तो समांतर चतुर्भुज बनता है। आप इसे कंठस्थ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। क्या बनता है? समांतर चतुर्भुज बनता है। ठीक है, किसी चतुर्भुज के चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला दिया जाता है तो वो समांतर चतुर्भुज बनता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया हुआ है? देख रहे हैं आप, एक त्रिभुज बनाया है। एक क्या बना है?
त्रिभुज, देखिए ठीक ना। अब यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ बी लिखा है, यहाँ सी लिखा है, और इसके अंदर जो है एक वृत्त है, इसके अंदर क्या है, एक वृत्त बनाया हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 4 cm, यहाँ क्या दिया है, 5 cm, यहाँ क्या दिया है, 6 cm, यहाँ क्या लिखा है, P, यहाँ Q, यहाँ R। ये कह रहा दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी का परिमाप होगा। यहाँ पर त्रिभुज एबीसी का परिमाप पूछा जा रहा है। तो देखिए हम लोग थ्योरम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। ठीक है, ये वृत्त है, वृत्त पर जो है स्पर्श रेखा खींचा गया है। यहाँ से देखिए ए आर और ए क्यू, तो जब ए क्यू 4 cm है तो ए आर भी कितना होगा, 4 cm। अब देखिए यहाँ से बी से बीपी और बी से बी आर स्पर्श रेखा खींचा गया है, बी से बीपी, बी से बी आर। तो जब बीपी 6 cm है तो बी आर 6 cm है तो बीपी भी कितना cm होगा, 6 cm। अब देखिए बिंदु सी से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है, सी क्यू और सी पी खींचा गया, तो सी पी 5 cm होगा तो सी क्यू भी कितना cm होगा, 5 cm। अब देखिए अब कहता है त्रिभुज का परिमाप, क्या कहता है, त्रिभुज का परिमाप। तब पढ़ें अब त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योगफल। क्या होता है, ए बी जोड़ बी सी जोड़ ए सी। अब देखिए ए बी कितना है, 6 4 10, ए बी कितना है, 6 4 10, बी सी कितना है, 6 5 11, ए सी कितना है, 5 4 9, 11 9 20 10 कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर है। इसमें भी आपको कलम उठाने की ज़रूरत नहीं है। ये 4 तो ई बी 4, ये 6 तो ई बी 6, ई 5 तो ई बी 5। क्यों, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ समान होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से 30 सेंटीमीटर होगा। तो प्यारे दोस्तों, अब यहीं पर हम समाप्त करते हैं। हमारा 30 ऑब्जेक्टिव्स आज लिए थे। तो अब आप हमें कमेंट में बताइए कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ, और जो मैंने जो हल किया इसमें आपको कहीं परेशानी है तो कमेंट कीजिए। और देखिए हम किस तरह से शॉर्ट तरीके से कम समय में इतने सवाल को हल कर दिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ। यदि वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के पास शेयर भी कीजिए।